हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का फोर्थ पोएम आफ्टर ब्लेनहेम। ये एक एंटी वॉर पोएम है। इसमें पोइट ने वॉर को सेंसलेस, यूजलेस और पॉइंटलेस बताया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा यूजलेस डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है और रिजल्ट ऑफ वॉर हमेशा टेरिबल ही होता है। टेरिबल यानी बहुत भयानक, और कोई भी पार्टी इसमें रियल विनर नहीं होती है। ये लिखा गया है रॉबर्ट सदी के द्वारा। रॉबर्ट सदी वॉज एन इंग्लिश पोएट ऑफ द रोमांटिक स्कूल एंड पोएट लॉरेट। पोएट लॉरेट का मतलब होता है कोर्ट पोएट। इन ग्रेट ब्रिटेन अ पोएट अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम एज एन ऑफिसर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। तो ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल हाउस होल्ड का एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था एक पोएट को फॉर लाइफ टाइम। तो वो थे हमारे ये रॉबर्ट सदी फ्रॉम 1813 अंटिल हिज डेथ। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1774 को ब्रिस्टल सिटी में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, और इनकी मृत्यु हुई थी 21 मार्च 1843 लंदन में। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इस पोएम को। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन। तो समर का सीजन था और इवनिंग का टाइम था। ओल्ड कैस्पर यहाँ पे ग्रैंडफादर हैं और उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्रैंडफादर है, इनका सारा काम ख़त्म हो गया था। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन। ये अपने कॉटेज के सामने बैठ के और धूप ले रहे थे। एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलेमाइन। तभी उन्होंने अपने ग्रैंड चाइल्ड विलेमाइन को देखा, जो कि ग्रीन फील्ड्स में खेल रही थी। ग्रीन का मतलब है ग्रीन फील्ड। शी सॉ हर ब्रदर पीटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड। तो विलेमाइन ने अपने ब्रदर पीटरकिन को देखा कि वो ग्राउंड में कुछ लार्ज और स्मूथ ऑब्जेक्ट को रोल कर रहा है। विच ही बिसाइड द राइवल्ट। राइवल्ट यहाँ पे है स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा झरना। इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड। तो खेल खेल में उसको झरने के सामने ये लार्ज और राउंड सा ऑब्जेक्ट कुछ मिला था जिससे वो खेल रहा था। ही केम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड। तो वो ग्रैंडफादर के पास आया था पूछने के लिए कि ये क्या चीज़ है जो उसको मिली है, इतनी बड़ी है, स्मूथ है। ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय। ओल्ड कैस्पर ने उसको लड़के से लिया। हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय। अब लड़का एकदम एक्सपेक्टेशन है कि अब दादाजी बताएंगे क्या चीज़ है। वहाँ पे बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ खड़ा था सुनने के लिए। एंड देन द ओल्ड मैन शूक हिज हेड एंड विद द नेचुरल साई। तभी ग्रैंडफादर ने अपना सर हिलाया और लंबी सांस लेके कहा, इट इज़ सम पुअर फेलो स्कल सेड ही। उन्होंने कहा कि किसी बेचारे का खोपड़ी है ये। हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री। जो ग्रेट विक्ट्री में मारा गया होगा। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर दिस मैनी हियर अबाउट। और दादाजी कहते हैं कि मुझे भी ये गार्डन में मिल जाता है, ये इधर उधर पड़ा कहीं भी मिल जाता है। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्ले द प्लोशियर टर्न्स देम आउट। अक्सर मैं जब प्लो करता हूँ खेतों में तो प्लो करते हुए ये प्लोशियर से निकल आता है। फॉर मैनी थाउजेंड मेन सेड ही वॉज स्लेन इन दैट ग्रेट विक्ट्री। तो दादाजी बताते हैं कि हजारों लोग मारे गए थे उस ग्रेट विक्ट्री में। Now tell us what it was all about, young Peterkin, he cries. अब यंग पीटरकिन जो उनका पोता है पूछता है कि दादाजी बताइए आप किस बारे में बता रहे हैं और वो किस लिए हुई थी वो लड़ाई। What it was all about. And little विलेमाइन looks up। और लिटिल विलेमाइन भी बहुत ही ध्यान से देखती है अपने दादाजी को। With wonder waiting eyes, मतलब बहुत ही सरप्राइज होके देखती है और सुनना चाहती है कि दादाजी अब क्या बताएंगे इस खोपड़ी के बारे में। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर। तो ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन है अपने दादाजी से पूछते हैं, नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर, कि दादाजी हमें युद्ध के बारे में सारी बातें बताइए और किस लिए ये लड़ाई हुई थी, ये युद्ध किस लिए हुआ था ये भी बताइए। इट वॉज द इंग्लिश, कैस्पर क्राइड। तो कैस्पर कहता है कि वो इंग्लिश पीपल थे। Who put the French to rout, जिन्होंने फ्रेंच पे हमला किया और उसको भागने पे मजबूर किया। For what they fought each other for। तो ग्रैंड चिल्ड्रन पूछते हैं पर उन्होंने लड़ाई किस लिए की।
what they fought each other for. I could not well make out. तो दादाजी कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस लिए लड़ाई हुई थी. But everybody said को थी that it was a famous victory. तो कहते हैं मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा है कि लड़ाई किस लिए हुई थी, लेकिन सारे लोग कह रहे थे कि it was a great victory, कि बहुत महान विक्ट्री थी. It was a famous victory. My father lived at Blenheim then. तो ग्रैंडफादर बताते हैं अपने पापा के बारे में कि उस वक्त मेरे फादर ब्लेनहेम में रहते थे. Yon little stream hard by, और पास ही में एक छोटा सा झरना बहता था. They burnt his dwelling to the ground. वो आए और उन्होंने उनकी dwelling यानी हाउस, उनका घर जला दिया. And he was forced to fly. To fly मतलब फ्लेड, भागना. वो आए, उन्होंने उनका घर जला दिया और उन्हें भागने पे मजबूर किया. सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड. इसलिए वो अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ से भागे. नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड. टू रेस्ट हिज हेड मीन्स टू टेक शेल्टर, कहाँ शरण लें. तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ से भागे और उनके पास शरण लेने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई भी जगह उस वक्त नहीं थी. इससे पता चलता है कि इनोसेंट पीपल किस तरह से तबाह होते हैं युद्ध में. विथ फायर एंड स्वॉर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड. तो दादाजी बताते हैं कि आग से, तलवार से चारों तरफ, फार एंड वाइड, चारों तरफ तबाही मच रही थी. एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन. चाइल्डिंग मदर मीन्स प्रेग्नेंट लेडीज. एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड. बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज, बहुत सारे न्यू बॉर्न बच्चे मारे गए इसमें. बट थिंग्स लाइक दैट यू नो मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री. ये फिर भी उसको बहुत लाइटली लेते हैं ग्रैंडफादर. कहते हैं अरे इस तरह की चीज़ें तो वॉर में होती ही रहती हैं, अब इसके बारे में क्या कहना है. दे से इट वॉज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वॉज वन, फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज हियर ले रॉटिंग इन द सन. फिर दादाजी बताते हैं कि सब लोग कहते हैं कि वॉर के बाद का जो नज़ारा था बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयावह नज़ारा था, क्योंकि फील्ड्स में बहुत सारी बॉडीज़ एक साथ सड़ रही थी धूप में. आफ्टर द फील्ड वॉज वन, जब जीत हो गई उसके बाद लोगों ने देखा कि खेतों में बहुत सारे हज़ारों बॉडीज़ एक साथ पड़ी हुई हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है. वो धूप में सूख रही हैं, सड़ रही हैं. For many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that you know must be after a famous victory. तो कहते हैं लेकिन लड़ाई में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. ये एक व्यंग बाण एक्चुअली पोइट जो है छोड़ रहा है, एक तरह से व्यंग बाण कि अरे ये चीज़ें तो नॉर्मल है, युद्ध में होती ही रहती हैं. कि लोगों को पता नहीं रहता कि युद्ध क्यों हुआ, युद्ध के बारे में अच्छा क्या मिला, ये सब कुछ नहीं पता रहता है. बस लोग कहते हैं कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. और युद्ध में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये सब होता रहता है. ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वन एंड आ ग्रेट प्रिंस यूजीन. और ग्रैंडफादर बताते हैं कि जो राजा था, ड्यूक मीन्स राजा, मार्लबरो का राजा की बहुत तारीफ हुई और प्रिंस यूजीन की भी बहुत तारीफ हुई. Why it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. Little Wilhelmine ने कहा कि अरे ये तो बहुत बुरी चीज़ थी लड़ाई, सारे लोग मारे गए, इतने सारे बॉडीज सड़ रही थी सन में, तो इसमें अच्छा क्या है, ये तो बहुत बुरी चीज़ थी. ने माई लिटिल गर्ल को थी, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो ग्रैंडफादर कहते हैं, उसको डिनाई करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि नहीं माई लिटिल गर्ल, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, वो तो बहुत ही फेमस विक्ट्री था. एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन. सब ने जिस राजा ने इस युद्ध को जीता उसकी सबने बहुत तारीफ की. बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, कोथ लिटिल पिटरकिन. लेकिन उनका जो ग्रैंड चाइल्ड था पिटरकिन, वो पूछता है कि दादाजी लेकिन अच्छा क्या हुआ युद्ध के बाद, ऐसा क्या मिल गया लोगों को. वाई डैट आई कैन नॉट टेल, सेड ही, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो दादाजी कहते हैं वाई डैट आई कैन नॉट टेल, मुझे तो नहीं पता अच्छा क्या हुआ, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो इस कहानी के थ्रू पोइट ने बताने की कोशिश की है कि युद्ध के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है. लेकिन एक लोगों को इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री कह के तारीफ करके लोगों को उस
लॉस से लोगों के माइंड को हटा दिया जाता है और माइंड को एक तरह से धो दिया जाता है। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री, और थोड़ी बहुत तारीफ़ें करके ध्यान भंग कर दिया जाता है लोगों का उस डिस्ट्रक्शन से। बट इन रियलिटी वॉर में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ दुख होता है, सिर्फ भयानक चीज़ें होती हैं और अच्छा कुछ भी नहीं होता है। चलिए अब पढ़ते हैं बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। ये बॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ना, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रॉबर्ट सती वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रॉबर्ट सती इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। ही वॉज द पोएट लॉरेट, कोर्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। ही रोट दिस पोएम इन 1796। तो 1796 में इन्होंने ये पोएम लिखा था अबाउट अ बैटल दैट टुक प्लेस इन ब्लेनहेम। तो एक बैटल जो कि ब्लेनहेम में हुआ था, उसके बारे में इन्होंने ये पोएम लिखा था। अ विलेज इन सदर्न जर्मनी इन 1704। तो एक गांव था ये साउथ जर्मनी में, सदर्न जर्मनी में 1704 में। इट इज़ एन एंटी वॉर पोएम दैट शार्पली क्रिटिसाइजेज द डिस्ट्रक्शन एंड डेथ कॉज्ड बाय वॉर। तो ये एक ऐसा पोएम है जो शार्पली क्रिटिसाइज करता है, विरोध करता है, जो डेथ डिस्ट्रक्शन वॉर में होता है उसको ये शार्पली क्रिटिसाइज करता है। द पोएट यूजेज द सिंपल नरेटिव ऑफ अ ग्रैंडफादर एक्सप्लेनिंग टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन his own suffering and suffering of many others like him who were victims of the battle। तो एक ग्रैंडफादर जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्या झेला, बाकी दूसरे लोगों ने क्या झेला उस युद्ध में। The grandfather cannot give any good reason for war and can only repeat that it was a famous victory। तो इस पोएम में ये बताया गया है कि कोई भी गुड रीज़न ग्रैंडफादर दे नहीं पाते हैं वॉर का, कि वॉर क्यों हुआ था। बार बार वो एक ही चीज़ रिपीट करते हैं, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। Obviously this was the propaganda that was indoctrinated in the common people। तो ऑब्वियस इससे ये पता चलता है कि आम जनता में एक फैला दिया जाता है, प्रचार प्रसार कर दिया जाता है कि ये बहुत ग्रेट विक्ट्री थी। तो ये प्रोपेगेंडा होता है जो लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है, इंडोक्ट्रिनेट कर दिया जाता है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, ताकि लोगों ने जो झेला है, जो दुख और जिन चीज़ों को खोया है उसको वो भूल जाएं। The poet wants to emphasize through the repetition of the lines that wars are senseless, futile and evil and that in war there are no real winners। वॉर में कभी भी कोई भी रियल विनर नहीं होता है। This is a powerful poem that echoes Wilfred Owen's famous quote, The Pity of War। विल्फ्रेड ओवेंस का फेमस कोट है द पिटी ऑफ वॉर, उसी की ओर ये इशारा कर रहा है। दिस पोएम इज़ अ वेकअप कॉल टू सीक पीसफुल सॉल्यूशंस टू ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये एक वेकअप कॉल है कि लोग ये जान जाए, अभी से लोग जाग जाए अभी से भी, कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े लोगों के बीच होते हैं, देश के बीच होता है, इन सारी चीज़ों को वो प्यार से सुलझा लें, शांतिपूर्वक सुलझा लें और लड़ाई झगड़े ना करें, कॉन्फ्लिक्ट्स ना करें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से कभी भी किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हुए हैं इस पोएम में। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट्स एंड एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स, वाइल एलिट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नियर बाई वर्ड्स। एलिट्रेशन भी कॉन्सोनेंट्स का एक पार्ट होता है, जैसे हम डिफाइन करते हैं बाई द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द इनिशियल और स्ट्रेस्ड सिलेबस। एलिट्रेशन होता है कि जो इनिशियल में या जो स्ट्रेस सिलेबस है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हों। तो चलिए देखते हैं। पैराग्राफ 6 में देखिए, स्टैंजा 6 में देखिए, विद वंडर वेटिंग आइज। तो 1 2 3 4 फोर्थ लाइन, स्टैंजा 6 के फोर्थ लाइन में देखिए, विद वंडर वेटिंग आइज। W विद का W, वंडर का W, वेटिंग का W, ये कॉन्सोनेंट्स है, इसे एलिट्रेशन भी कह सकते हैं। इसी का पहला लाइन भी देखिए, नाउ टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। टेल का T और इट वाज, इट का T, ये कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन है। फिर इसमें दे से, हाँ 10th स्टैंजा में देखिए, दे से इट वाज अ शॉकिंग साइट। से का S और शॉकिंग का S, साइट का S, ये कॉन्सोनेंट्स है।
हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलेमाइन। फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन देखिए, लिटिल का एल, ग्रैंड चाइल्ड का एल, विलेमाइन का दोनों एल, ये कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन दोनों ही है। अब हम देखेंगे आयरनी। इसमें बार बार कहा गया है इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। हम सब जानते हैं कि कभी भी वॉर में कुछ अच्छा नहीं होता है, ग्रेट कहने लायक कुछ नहीं होता है। तो ये एक आयरनी है जो पोइट बार बार कहता है इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। जब भी एट वेरी फेमस विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री जब भी कहा गया है वो सब आयरनी है। अब हम देखेंगे मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? मेटोनिमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज रेफर्ड टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट। तो जैसा कि यहाँ पे कहा गया है एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रासलैंड, फील्ड, तो उसको ग्रीन से रेफर किया गया है, तो ये मेटोनिमी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।